हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने विज्ञान का जो पेपर होने वाला है 20 मार्च को, उसके लिए महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के बारे में। ये 7 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और साथ ही अलग अलग पाठों से पूछे जाएंगे। तो जिन पाठों से आपके पूछे जाने वाले जो आपके ब्लूप्रिंट में दे रखे हैं, उनके ही महत्वपूर्ण रिक्त स्थान हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न है, उसका जो वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर आप यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्योंकि उनमें हमने अपने जो 13 चैप्टर हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें आपके बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आपको एक नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन MCQ में ही पूछा जाए, एक नंबर वाला क्वेश्चन भी वहाँ से पूछा जा सकता है। तो वीडियो मिस मत करिएगा, कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसके अंदर आपके इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत वाला, चुंबक वाले और आपके प्रकाश, उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें शामिल है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने रिक्त स्थान वाले प्रश्न, जिसमें पहला हमसे पूछा गया शाकीय पौधे नेटल के डंक में अम्ल उपस्थित होता है। तो इनमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें होता है अपने मेथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है? हम बोलेंगे मेथेनोइक अम्ल। ठीक है ना। मेथेनोइक को हम एक और नाम होता है अपने फॉर्मिक अम्ल। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगला है किसके, ये नेटल डंक या फिर अपने शाक के पौधे में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी अम्ल है वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको वीडियो भी मिल जाएगा। उसके बाद में आपको जो भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न जो आपसे विद्युत पाठ से पूछे जाने वाले, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग करते हैं। कठोर जल को मृदु करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। किसका करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, NaCO3। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा कब होती है? 5.6 से अगर कम pH मान हो जाता है 5.6 से, ठीक है ना, तो वो अम्लीय वर्षा होती है। और अगर 5.5 से कम होता है तो उसे हम अपने दांतों का pH, तब दांतों में सड़न स्टार्ट होती है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखिए कि 5.5 दांतों के लिए, ठीक है, दांत एक जैसे ही होते हैं इसलिए दांतों का 5.5 दोनों एक एक डिजिट है। ठीक है, और पानी का जो होता है 5.6 वाला। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य सूत्र। इसको सामान्य सूत्र इसका क्या होता है? तो इसका सामान्य सूत्र होता है अपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलते हैं अपने क्या? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस बेकिंग सोडे के जो फॉर्मूले हैं जितने भी इसमें बनते हैं वो हमने जो MCQs हैं उसके अंदर बेहतरीन ढंग से डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये अपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। ठीक है, फिर है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सामान्य नाम पूछा, प्रचलित नाम, तो इसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। ठीक है ना, विरंजक चूर्ण, ध्यान रखिएगा इसका भी। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट। फिर हमसे पूछा गया क्वेश्चन कि H+ आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को कहते हैं। तो ऋणात्मक लघु गुणक को हम क्या कहते हैं? pH कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखिए, pH ऐसे नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना है? P ऐसे छोटा और H ऐसे बड़ा, इसको बोलते हैं pH। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्र में रखने से क्या होता है? तो देखिए, नींबू क्या है? एक अम्ल है। एल्यूमिनियम क्या? एक धातु है। तो जब भी अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक विषैला पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? विषैला पदार्थ बनेगा। ठीक है, अगला है नेटल के डंक में दर्द को कौन सी पत्तियां रगड़कर उदासीन किया जा सकता है? तो कौन सी पत्तियां होती हैं? तो देखिए, यहाँ पे एक पौधा इस्तेमाल करते हैं जो अपने बुक में दे रखा है, मेंशन कर रखा है, वो है डॉक। ठीक है ना, यहाँ पढ़ा है अपने डॉक, यहाँ डॉक लिखा है, आप डॉक करेंगे। ठीक है ना, डॉक एक पादप होता है, पौधा होता है, उसकी पत्तियां लगाकर करते हैं। ठीक है ना, फिर अगला है अपने अम्ल के लिटमस पत्र को लाल रंग का तथा क्षार के लिटमस पत्र को नीला रंग कौन कर देता है? तो देखिए, अम्ल जो होते हैं वो नीले रंग को, जो नीला लिटमस होता है, नीले को लाल कर देता है, और क्षार लाल को, यहाँ पे लाल लिख दें, लाल को नीला कर देता है। इसका याद रखने का तरीका अनिल याद रखिए। ठीक है, अनिल, अनिल
ठीक है ना। कैसे कि अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अम्ल होते हैं वो नीले को लाल कर देता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं अपने कि अम्लीय पदार्थों का पीएच का मान 7 से, अम्लीय पदार्थ होता है उनका पीएच मान 7 से होता है हमेशा कम, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे हम कम, और जो क्षारीय होते हैं उनका होता है अधिक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। वेल्डिंग के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, उपयोग लेते हैं, किसका लेते हैं, कौन से मिश्र धातु का विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग करते हैं, तो उसका नाम है अपने सोल्डर। क्या नाम है उसका, सोल्डर, सोल्डर, ध्यान रखिएगा सोल्डर। अच्छा, ये किसका मिश्र धातु ये भी पूछा जाता है, तो ये पीबी और एसएन का है, ध्यान रखिएगा। मतलब लेड और टिन का मिश्र धातु होता है शोल्डर, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत, भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत जमा हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। क्योंकि लोहा है, लोहे पे आयरन ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है वह सूची जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। ध्यान रखिए, सक्रियता श्रेणी के लिए आपको एक ट्रिक अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में वीडियो, जिसमें आपको सारे तत्व जो होते हैं उनकी सक्रियता श्रेणी याद रखने का तरीका मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, धातु तथा अधातु में इलेक्ट्रॉन के डैश से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो देखिए, धातु और अधातु के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होता है इसमें, ठीक है, उन यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं हम, ठीक है ना। एक हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध वाले यौगिक, एक आयनिक यौगिक। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉनों का क्या आदान प्रदान होता है, ठीक है। और सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ठीक है ना, साझेदारी होती है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, दो या दो से अधिक धातुओं के डैश के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, तो समांगी मिश्रण को, ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा, समांगी मिश्रण होता है। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वंतनांक बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इनके विपरीत आवेशित आयनों में मजबूत अंतर आणविक या अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इस बल के कारण ही इनके गलनांक और क्वंतनांक बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे ये होता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, अभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था, और यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है, ये कहाँ होता है, सॉरी उसे कहते क्या है, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन, ठीक है ना, ध्यान रखना, श्वसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है पाइरूवेट का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विघटित होने पर अंतिम उत्पाद ये और जल बनता है। देखिए क्या है, ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ, अनुपस्थिति है, तो उसके अनुपस्थिति में एक बनता है एथेनॉल और जल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, ध्यान रखिएगा इसके, ठीक है ना। इसके एमसीक्यूज अगर आपने नहीं देखे, अपने पूरी बुक के उसमें शामिल किए हुए वीडियो में, ठीक है ना, तो ज़रूर देखिएगा वो, ठीक है। अगला है अपने, पाइरूवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होने पर अंतिम उत्पाद। अभी देखिए, पहले पाइरूवेट में ऑक्सीजन नहीं थी, तब तो एथेनॉल और जल बना। अभी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होगा, तब क्या बनेगा, तब बनेगा जल बनेगा, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कैसे ऑक्सीजन का, तो वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, कौन सी, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, घुली हुई, ठीक है ना, घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में डैश गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध करवाती है। तो कौन सतह उपलब्ध करवाती है, तो ये कौन है, अपने कुपिकाएं, ठीक है ना, कुपिका, ठीक है ना,
कॉपी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी का क्या करते हैं, गैसों के विनिमय हेतु। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और भोजन के पाचन के लिए सतह उपलब्ध कौन कराते हैं, तो वो होते हैं विली। ठीक है ना, विली याद रखिएगा नाम उसका। ठीक है ना, और यहाँ बोला आपने गैसों के लिए चाहिए तो कूपिकाएं। ठीक है, अगला है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए डैश उत्तरदायी है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का जो शरीर में परिवहन होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं सरीसृप जंतुओं में कोष्ठकीय हृदय होता है। कितने कोष्ठकीय हृदय होता है, तो 3 कोष्ठकीय हृदय होते हैं सरीसृप जंतुओं में। ठीक है ना, अगला है डैश की भित्ति मोटी और लचीली होती है। किसकी, तो मोटी सिरा की होती है, धमनी की, तो ये धमनियों की होती है। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे धमनियों की जो भित्ति होती हैं वो मोटी होती हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट है डैश में कपाट पाए जाते हैं। अब कपाट किस में होते हैं, कपाट होते हैं अपने, क्योंकि सिरें इसकी मोटी होती है तो कपाट अपने पाए जाते हैं धमनियों में। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे धमनियों में, धमनियों में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, देखते हैं इसमें कि अपने ना ये बुद्धि मोटी होती है, लचीली होती है, तो अपने धमनियों में कपाट नहीं होते हैं। ठीक है ना, कपाट होते हैं अपने शिरा में, तो इसका हम लिखाएंगे शिरा। ठीक है ना, शिरा में कपाट पाए जाते हैं। शिराएं जो होती हैं ना उसमें कपाट होते हैं, क्योंकि शिरा क्या होती है, अपने लचीली और पतली होती है, तो उनमें रक्त आगे बढ़ता रहता है, वापस नहीं आ जाए, इसलिए कपाट लगे होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे शिरा सही होगा। ठीक है ना, शिरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट है अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में, जब रक्तस्राव ज़्यादा हो जाए तो रक्त का थक्का जमा कर अनुरक्षण करती हैं। कौन करती हैं अनुरक्षण रक्त का थक्का, तो प्लेटलेट्स। क्या लिख देंगे अपन इसका यहाँ आंसर, प्लेटलेट्स। ठीक है ना, प्लेटलेट्स। अगला देखिए पादपों में जल का सहवन कौन से ऊतक करते हैं, जाइलम, और भोजन का सहवन करते हैं फ्लोएम। ठीक है, याद कैसे रखोगे कि जल का सहवन जल का जाइलम। ठीक है ना, ज से ज, पादपों में जल का सेवन, और आप में इसमें आपसे अंतर भी पूछे जाते हैं। तो जल का सेवन करते हैं जाइलम, और भोजन का सेवन करते हैं अपने फ्लोएम। फ्लोएम यानी फूड, फूड यानी भोजन, भोजन का फ्लोएम करेगा, और ज से जाइलम ये करेगा वाटर का। और जाइलम है ये अपने भोजन को लेके सॉरी जल को लेके जाते हैं, तो एक ही दिशा में लेके जाते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाते हैं सीधा। ठीक है, और फ्लोएम है ये भोजन सभी दिशाओं में भेजते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 अंतर इनके याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। ठीक है ना, इसका आंसर जो है अपने यहाँ पे ये है ना, ये धमनियाँ यहाँ गलत है, यहाँ पे शिराएं होना चाहिए आंसर करेक्ट। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है अपने अमीबा में पाचन डैश में होता है। तो अमीबा में पाचन कहाँ होता है, तो खाद्य धानी में होता है। किस में, खाद्य धानी में। ठीक है ना, खाद्य धानी। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन में सामान्यतः जंतु वायु को डैश और डैश से क्रिया करते हैं। तो अगर जंतु वायु को और कैसे करते हैं, तो हम बोलेंगे निश्वसन और उच्छ्वसन की क्रिया करते हैं। जितने भी जंतु होते हैं ना, निश्वन और उच्छ्वन कैसे लिखेंगे, निश्वसन, श्वसन पहली खाली जगह में, दूसरे में लिखेंगे उच्छ्वसन, उच्छ्वसन। ठीक है ना, इस प्रकार की क्रिया की जाती है। अगला है शिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए होते हैं, क्या होते हैं, तो वॉल लगे होते हैं। ठीक है ना, वॉल। ठीक है, कपाट लगे होते हैं, कपाट और वॉल एक ही चीज़ है। ठीक है ना, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं हम, तो एंजाइम को कहते हैं, जो अपने एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम को हम कहते हैं जैव उत्प्रेरक। ठीक है, अगला है अपने क्वेश्चन बसंत में जड़ व तने के ऊतक में संचित शर्करा का स्थानांतरण डैश में होता है, कहाँ होता है, तो कलिकाओं में होता है। किस में होता है, कलिकाओं में, कलिकाओं। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट है आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो कौन करता है, तो यहाँ पे अपने श्लेष्मा। कौन करता है, म्यूकस जिसको कहते हैं ना, श्लेष्मा। श्लेष्मा है जो अपने शरीर में जो अम्ल होता है, कौन सा होता है, HCl। इस अम्ल से श्लेष्मा रक्षा करता है शरीर की। ठीक है ना, आमाशय की रक्षा करता है। अगला है रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो स्फेग्मोमाइनोमीटर। ठीक है ना, क्या नाम है, स्फेग्मोमाइनोमीटर। ठीक है, रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि को हम क्या कहते हैं, क्रिया विधि को नियंत्रित कौन करता है, तो उसे करते हैं अपने द्वार कोशिका। कौन करता है, द्वार कोशिका। ठीक है, अब इसके आंसर यहाँ पे नीचे दे रखे हैं। ठीक है ना,
तो ऊपर में अपने रक्त को मापने वाला कौन है? स्पेग्मोमाइनोमीटर, ठीक है। और रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन? द्वार कोशिका, ठीक है। फिर है मानव आहार नाल में भोजन में मिलने वाला प्रथम एंजाइम, सबसे पहले मिलता वो एमिलेज है, ठीक है ना। अगला है कोशिका स्तर पर ऊर्जा का संग्रहण स्रोत अणु है। तो संग्रहण ऊर्जा जहाँ स्रोत में इकट्ठी होती है जिस फॉर्म में, उसे हम कहते हैं एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंबाणु का जीवन काल दिन का होता है, कितने दिन का होता है? तो बिंबाणु का जीवन काल 10 दिन का होता है, ठीक है। लेकिन लाल रुधिर कणिकाएं जो है आरबीसी है, उनका अपने जीवन काल होता है 120 दिन का, ठीक है ना। चलिए अगला चैप्टर डिस्कस करते हैं अपने, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बड़ा ही सिंपल है, जब परागकण उसी पुष्प पे होते हैं तो स्वपरागण, स्वपरागण, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, मतलब एक ही होता है, तो उसे बोलते हैं हम एकलिंगी। क्या बोलते हैं? एकलिंगी, ठीक है ना, ध्यान रखना, एकलिंगी कहते हैं उसको। और जिसमें दोनों होते हैं उसे कहते हैं उभयलिंगी, ठीक है। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होकर चले जाते हैं तो इसे हम कहते हैं पर परागण, ठीक है ना, पर परागण। किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण डैश भाग में होता है, तो कौन से भाग में होता है? मूलांकुर में होता है, मूलांकुर, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण होता है, तो तने का निर्माण प्रांकुर, ठीक है, प्रांकुर, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपके जड़ बनेगी वो मूलांकुर, जड़ यानी मूल हो गया, ठीक है, और तने का बनेगा वह प्रांकुर होगा, ठीक है ना। अगला है अपने, मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अपने वृषण में। कहाँ होता है? वृषण में, ठीक है ना, वृषण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण डैश में होता है, कहाँ होता है? तो ये अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अपने अंडाशय में होता है, ठीक है ना, अंडाशय में होता है, ठीक है। फिर है माँ को, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण कौन सी संरचना होती है वो देती है? तो ये प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में अपरा भी कहते हैं, अपरा, याद रखिएगा नाम, ऑप्शन में कहीं अपरा आ जाए, एमसीक्यू आ जाए इसका, इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना अपरा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, ब्रायोफिल्म है, उसमें पत्तियों पर विकसित द्वारा काहिक जनन होता है, किसके द्वारा? तो कलिका द्वारा काहिक जनन होता है उसमें, ठीक है। परागकण पुष्प के परागकोश में बनते हैं, परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश में बनते हैं, ठीक है। पुष्पीय पादप में अंडाशय परिपक्व होकर डैश बनाता है, क्या बनाता है? अंडाशय जब परिपक्व होता है ना तो वो हमेशा फल बनाता है, क्या बनाता है? फल बनाता है। कायिक जनन से उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के पौधे के एक समान होते हैं, सारे सेम होते हैं। कायिक जनन में क्या भिन्नताएं आती नहीं है, ठीक है ना, लैंगिक जनन में आती है, ठीक है। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण कौन सी, अपरा बोल दो या प्लेसेंटा बोल दो, उससे मिलता है, ठीक है। किसी स्पीसीज की समष्टि के स्वामित्व के लिए डैश आवश्यक क्रिया है, तो जनन आवश्यक क्रिया, अगर जनन नहीं करेंगे तो वो जो जनजाति है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए ये है, ठीक है। प्रकाश किरण यहाँ विरल, क्या बोला है? सघन से विरल में जा रही, यहाँ अभिलंब है, ठीक है ना, इसमें देखिए यहाँ अभिलंब है, हमने बनाया अभिलंब, ठीक है। और ये क्योंकि कांच में प्रवेश किया, ये अपना कांच है, कांच में प्रवेश किया किससे? वायु से, तो वायु तो है विरल माध्यम, कांच है सघन माध्यम, तो जब इसमें प्रवेश किया तो अभिलंब की तरफ झुक गई, ठीक है। लेकिन वापस यहाँ से बाहर निकलेगी तो बड़ी तेजी से वो उधर चली जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अभिलंब से तब वो दूर हट जाती है, ठीक है। दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता, तो किसमें? अवतल दर्पण में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आप जानते हैं, आपके एसएसटी का पेपर हुआ तो क्वेश्चन आप क्या सोचते हैं उसके बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपसे हूबहू किताब से उठा के प्रश्न नहीं दिए जा रहे हैं और नहीं आपको ऐसे साइंस में दिए जाएंगे, आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं और इम्प्रोवाइज करके क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको इस ढंग से क्वेश्चनों को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वाहनों के पीछे दृश्य होते हैं, उनको देखने के लिए आवर्धन क्षमता होती है वो 1 से कम होती है, ठीक है ना। अगला है अपना डैश
लेंस सदैव छोटा, आभासी, सीधा। कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस, ठीक है ना, हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है अपने कि अपवर्तन आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है या समान होता है, ठीक है। अगला है दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है ना। अपवर्तनांक क्या होता है? दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात, ठीक है। सूत्र आप ध्यान रखिए, हमने एक जो अपने एमसीक्यूज वाली सीरीज ये क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन भी किया था अपवर्तनांक वाला। क्या होता है? C/V, ठीक है ना। यहाँ पे अपने निर्वात में प्रकाश की चाल और यहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल, जो भी माध्यम है, और ये होता है अपवर्तनांक, जो भी चीज़ हमने ली उसका अपवर्तनांक, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वस्तुओं को हम डैश की उपस्थिति में देख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान रखिए, अभी हमने बात की, ठीक है ना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? वो डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या? डायप्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेंस के डैश से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। तो ये प्रकाशी केंद्र से जाने वाली जो भी लाइन है वो हमेशा सीधे सीधे निकल जाती है बिना झुके मुड़े, ठीक है। किसी विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण की चाल क्या पहले घट जाती हैं फिर अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब भी विरल से सघन में जाएगी, तो अभी हमने बात की थी, ठीक है ना, तो वो ऐसे आ रही है तो यहाँ अभिलंब है तो ये इधर झुक जाएगी थोड़ी, ठीक है ना, ऐसे। और फिर बाद में विरल में जाते ही पीछे हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। अगला आपने कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये हुआ, तार लंबा है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब दोनों अनुक्रमानुपाती इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा 0 होता है, याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा 0 होता है, ठीक है। फ्यूज में किसी संयंत्र के साथ क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज को कौन से संयंत्र में, मतलब किस प्रकार से लगाते हैं? तो ये हमेशा हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं फ्यूज को, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में लगाया तभी तो फ्यूज उड़ाएगा, फिर आगे घर की सारी लाइटें बंद हो जाएगी, ठीक है। यदि अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को डैश, आपको विभवांतर ज़्यादा चाहिए तो हमेशा श्रेणी क्रम में लगाओ, विभवांतर कम चाहिए तो समांतर क्रम में लगा देंगे, ठीक है। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर डैश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो किस में? धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए ये सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए एक 100 वाट है, ठीक है, और एक 100 वोल्ट करंट भी चल रहा है और उधर 1 एम्पियर की विद्युत धारा चल रही है, ठीक है ना। अब आपसे बोल दिया 110 वाट है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है ना। और अब इसके अंदर आप विद्युत धारा बताइए, तो विद्युत धारा वहाँ सेम ही रहेगी 1 वाट। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि धारा हमेशा, धारा का मान क्या होता है? समान रहता है, परिवर्तन उसमें नहीं होता। कब? जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब, ठीक है। फिर एक घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, एक दिशिक होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। फिर अपने विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, उसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। एक जीव दूसरे को खाता है, वही आहार श्रृंखला है, ठीक है। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं, ठीक है। वर्षा के पानी को एकत्र करना और इसे उपयोग में लाना, ये क्या है? वर्षा जल संग्रहण है, ठीक है। इसको वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। और एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा जाती है तो 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और 90% ऊर्जा है वो अपने उपापचय क्रियाओं में समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव में उत्पन्न करती है, क्या? त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है, सीधी सी बात है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, पारितंत्र में ऊर्जा आगे ही बढ़ती है, पीछे नहीं आती है, ठीक है। एक परितंत्र में
जैविक और अजैविक घटक शामिल होता है। जीवित और मृत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। यानी जैविक में आगे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये आगे अजैविक में हवा, पानी, तापमान, जमीन, रेत, मिट्टी, धूल, ठीक है, ये सारे आगे, ठीक है। और प्राथमिक उपभोक्ता में पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो अपने द्वितीयक पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और द्वितीय होते हैं वो तृतीय का निर्माण करते हैं, ठीक है। और आहार श्रृंखला में जो अपने शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाती है उसे आहार जाल कहते हैं हम, ठीक है ना। मतलब आहार श्रृंखला शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाती है जिसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने पूरे कंप्लीट वीडियो अगर सारे देख लिए तो साइंस में इससे बाहर आने का चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। फिर आप उन 1 करोड़ में से एक ही व्यक्ति ऐसे हैं तो आपके हो सकता है कि कोई क्वेश्चन अलग आ जाए, बाकी ना के बराबर चांस है कि आपके यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें अपने अगले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितने भी आपके इमेज फॉर्मेशन वाले हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल विशेष तौर से वीडियो मिल ही जाएगा थोड़ी देर में आपको, ठीक है, उसको कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।